Today we are going to study class 8th history chapter 2 the expansion of British power in India. So let's get started. तो अब हम चैप्टर में पढ़ेंगे मेरसेंट्रलिज्म। मेरसेंटलिज्म, ठीक है। मेरसेंटलिज्म क्या होता है? बेसिकली मेरसेंटलिज्म होता है, अगर हम इसको ग्लोसरी की फॉर्म में देखें, अगर हम इसको डिफाइंड फॉर्म में देखें तो हम यहाँ पर देख सकेंगे अपनी एक्सरसाइज में। अ पॉपुलर बिलीफ इन दी 18th और 19th सेंचुरी दैट स्टेट्स that a nation must expand its foreign trade to order to strengthen its economy। क्या मतलब है इसका, समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, हाँ, यहाँ पर एक नेशन है, दिस इज़ वन नेशन, ठीक है। एक नेशन है तो ये अपना क्या, ये दूसरे अदर कंट्रीज़ में, ठीक है, अदर कंट्री में क्या करना चाहता है? अपना ट्रेड को बढ़ाना चाहता है, उसको एक्सपेंड करना चाहता है, ठीक है, उसको एक्सपेंड करना चाहता है। तो कैसे करेगा? और अदर नेशन, तो ये मतलब क्या है, कब का है ये? 17 से लेकर 18th सेंचुरी तक जो है ये बिलीफ को माना जाता रहा। तो इसलिए हम अब देखते हैं आगे कि क्या होता है। अब जो ये मेरसेंटलिज्म है ये पॉपुलर रहा वेस्टर्न यूरोप में। वेस्टर्न यूरोप में कब तक रहा, कब रहा ये पॉपुलर? 1600 से 1600 और 1800 में, ठीक है। अब हम वेस्टर्न यूरोप देख लेते हैं, वेस्टर्न यूरोप कहाँ है। तो ये है हमारा वेस्टर्न यूरोप, ठीक है। यहाँ पर मतलब क्या, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? जैसे कि फ्रांस हो गई, इटली हो गई, पोलैंड हो गया, जर्मनी हो गई, है ना, और यूक्रेन हो गया, रशिया हो गया एंड स्पेन हो गया। तो ये कौन सी, ये क्या है पूरा, ये पूरा क्या है, सॉरी, हाँ जी, ये पूरा क्या है? ये वेस्टर्न यूरोप, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारा वेस्टर्न यूरोप है। तो हमने अब वेस्टर्न यूरोप देख लिया। तो इसमें वेस्टर्न यूरोप में हमने क्या देखा कि 1600 में और 1800 में क्या था? ये मेरसेंटलिज्म क्या था? बहुत पॉपुलर था। कहाँ पर? ये वेस्टर्न यूरोप जो है एरिया है यहाँ पर। अब आगे देखते हैं। अब इनकी ये जो आइडियोलॉजी थी, अब आइडियोलॉजी कौन सी थी? ये मेरसेंटलिज्म वाली, ठीक है। अब ये जो आइडियोलॉजी थी इनकी मेरसेंटलिज्म की, तो इस आइडियोलॉजी के चलते ये क्या करना चाहते थे? जो इनकी ट्रेड की रूटेड थी दूसरी कंट्री में, तो ये क्या चाहते थे कि वो बड़ी होनी चाहिए और इनका जो ओवरसीज ट्रेड चल रहा है उनसे प्रॉफिट बड़ा आना चाहिए, ह्यूज प्रॉफिट आना चाहिए इनका, ठीक है। और क्या था? बाय प्रोटेक्टिंग इट्स इंटरेस्ट अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन, ठीक है। मतलब जो अलग अलग के फॉरेन कंपटीशन रहते थे इनकी कंट्रीज़ के साथ, तो उनका क्या करते थे? इंटरेस्ट रखते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी? ये वाली पॉलिसी, ठीक है, मेरसेंटलिज्म वाली पॉलिसी। अकॉर्डिंग इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या था? अ ट्रेडिंग कंपनी वॉज सपोर्टेड बाय इट्स ओन गवर्नमेंट। अब जो ट्रेडिंग कंपनी है, जैसे कि कोई, अगर मान लो हमारी कंट्री में कोई एक ट्रेडिंग कंपनी है, तो उसको सपोर्ट मिल रहा है डायरेक्ट, किससे? गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल रहा है। बाय इम्पोजिंग प्रोटेक्टिव टैरिफ्स, ठीक है। प्रोटेक्टिव टैरिफ्स अब देखते हैं क्या है। हाँ, तो क्या होता है प्रोटेक्टिव टैरिफ्स? ये होता है जैसे कि ये जो ट्रेडिंग कंपनी है इसको गवर्नमेंट, ये एक ट्रेडिंग कंपनी है, इसको गवर्नमेंट से क्या मिला हुआ है? गवर्नमेंट से इसको सपोर्ट मिला हुआ है इस ट्रेडिंग कंपनी को, है ना। तो अब ये ट्रेडिंग कंपनी या गवर्नमेंट क्या करेगी? जो भी ये कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी गुड्स प्रोड्यूस करेगी, जो भी मैन्युफैक्चर करेगी, गुड प्रोड्यूस करेगी, और वो दूसरी इंडस्ट्रियलाइज कंट्री में सेल करेगी या इम्पोर्ट करेगी, तो उस पर क्या लगा देंगे? टैक्स लगा देंगे। टैक्सेस लगाने क्या, जैसे कि टैक्स लगा दिए, एक मिनट,
ये है एक गवर्नमेंट, अदर दूसरी कंट्री जो हम जैसे ये गवर्नमेंट है जो कि उस ट्रेडिंग कंपनी को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। सपोर्ट कैसे कर रही है? अब ये जो ट्रेडिंग कंपनी है कोई अदर कंट्री में क्या करेगी, दूसरी कंट्री में क्या करेगी, अगर कोई नहीं मिला। अब ये जो ट्रेडिंग कंपनी है अगर ये कुछ एक्सपोर्ट करेगी किसमें, इस कंट्री में, और ये कंट्री कैसी है, इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है, ठीक है, जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ है और मतलब एकदम डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। अगर इस कंट्री में क्या करेगी, एक्सपोर्ट करेगी और ये कंट्री इंपोर्ट करेगी, इस ट्रेडिंग कंपनी से इंपोर्ट करेगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या लगा रखा है, इनके गुड्स पर क्या लगा रखा है, गवर्नमेंट ने टैक्स लगा रखा है, ठीक है। इतना तो बता दिया था, गवर्नमेंट ने क्या लगा रखा है, टैक्स लगा रखा है इनके गुड्स पर। तो अब क्या करेंगे, ये जो भी अब जो गुड्स आएगा उस पर टैक्स लगाएंगे, ठीक है। अब ये जो टैक्स लगा हुआ जो इस कंट्री में जाएगा, इस इंडस्ट्रियलाइज कंट्री में जाएगा, तो क्या होगा, ये इनको टैक्स देना पड़ेगा। और जो दूसरी इस ट्रेडिंग कंपनी के साथ अदर कंपटीशन में रहती है, ठीक है, कंपटीशन रखते हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, इनके लिए आसानी हो जाएगी। आगे समझ में इतना? अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है सॉरी। एवरी नेशन ड्यूरिंग दोज ईयर्स ट्राइड टू अचीव इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी फॉर प्रमोटिंग एक्सपोर्ट एंड रेस्ट्रिक्टिंग इंपोर्ट्स। क्या करता था, अब जैसे कि मैंने बताया कि भाई इनको एक्सपोर्ट करने में ज़्यादा प्रॉफिट होता था, ठीक है। तो क्या करते थे, ड्यूरिंग दोज ईयर, मतलब उस टाइम पे जो भी थे इकोनॉमर, जो भी ट्रेड करते थे वो क्या करते थे, अचीव करते थे इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी, ठीक है। कैसे वो प्रमोट करते थे, किसको ज़्यादा, एक्सपोर्टिंग को प्रमोट करते थे ज़्यादा, ठीक है। इंपोर्ट क्या करते थे, इंपोर्ट कम कर देते थे, ठीक है। इंपोर्ट करेंगे तो इन पर भी टैक्स लगेगा, इनको भी टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा, क्या प्रोटेक्टिव टैरिफ्स में पढ़ा, जैसे कि हमने एक बात और, प्रोटेक्टिव टैरिफ्स की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर ग्लोसरी में है, तो एक बार उसको भी देख लेना। तो आगे बढ़ते हैं। तो मतलब सबसे ज़्यादा किस में रहता था, प्रमोट किसको करते थे, ट्रेडर्स जो थे वो एक्सपोर्ट को प्रमोट करते थे। क्यों भाई, टैक्स लगेगा तो टैक्स इनके पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, तो ये जो था कॉन्स्टेंटिनोपल, इसका जब फॉल हुआ और जो एशिया का माइनर था, कहाँ पर, मतलब जो तुर्किश थे, ओटोमन एम्पायर थे, उन्होंने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया ओवरलैंड जो था, उन्होंने ब्लॉक कर दिया ट्रेड रूट्स का, जहाँ से भाई जिस रूट से ट्रेड होता था, तो वो उन्होंने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। कहाँ से, यूरोप से इंडिया का, है ना। द वाइडली फेल्ट अर्जेंसी फॉर एक्सप्लोरिंग न्यू टेरिटरीज दैट कुड सप्लाई रॉ मटेरियल फॉर द अपकमिंग इंडस्ट्रीज। हाई डिमांड हो गई थी फॉर इंडियन गुड्स की, सच एज स्पाइसीज इन द यूरोप, ठीक है। क्यों, कैसे, जब कोई न्यू टेरिटरी हमें दिखेगी तो वहाँ पर क्या होगा, सप्लाई जो है रॉ मटेरियल का फॉर अपकमिंग इंडस्ट्री, जो आने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए जो सप्लाई होगा, तो उसकी जो इंडिया में गुड्स की डिमांड थी वो हाई हो गई थी। इन द यूरोपन में हाई हो गई। इन द यूरोपन मार्केट ट्रिगर्ड वॉयजेज अंडरटेकन बाय एक्सप्लोरर टू फाइंड न्यू सी रूट्स, ओके। नाउ दी यूरोपन्स रीच्ड एशिया एंड अफ्रीका बाय सीज। अब जो यूरोपन्स थे वो कहाँ पहुँचे, एशिया पहुँचे और अफ्रीका पहुँचे, कहाँ से, सीज के द्वारा, ठीक है, सी के द्वारा। दे रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग नेटिव मार्केट फॉर ऑब्टेनिंग चीप रॉ मटेरियल। उन्होंने रियलाइज़ करा कि जो इम्पोर्टेंस होती है नेटिव मार्केट को कंट्रोल करने की और चीप रॉ मटेरियल को ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है, इसलिए द प्रैक्टिस ऑफ इस्टेब्लिशिंग ट्रेड पोस्ट बिगेन। तो इसलिए क्या था, इन्होंने प्रैक्टिसिंग स्टार्ट कर दी कि भाई हम अपना जो ट्रेड है वो इस्टेब्लिश करेंगे, जो भी यूरोपन्स थे। अब ये जो कुछ हैं, इस्टेब्लिश्ड द यूरोपियन कंट्रीज इस्टेब्लिश्ड देयर ट्रेडिंग कंपनीज इन द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकली। 1600 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना क्या करा, यूरोपियन कंट्रीज इस्टेब्लिश्ड करी। इन कंट्रीज ने मतलब अपना ट्रेडिंग कंपनीज इस्टेब्लिश करी। 1602 में डच ईस्ट
इंडिया कंपनी ने 1664 ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश करी। अब mercantilism played the most vital part in the encouraging the establishment of colonies। कॉलोनीज मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कॉलोनीज क्या होती हैं। तो ये जो mercantilism जो है इसने एकदम इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करा किसमें, एनकरेज करने में, कॉलोनीज को इस्टेब्लिश करने में। ठीक है, The scramble for colonies eventually led to many wars among the European power in the 17th and 18th century। 17 और 18th सेंचुरी में कॉलोनीज़ को इवेंचुअली लेड करने के लिए कई सारी यूरोपियन पावर्स की लड़ाई हुई। कब? 17 और 18th सेंचुरी में। दीज वॉर्स आर पॉपुलर नॉन एज ट्रेड वॉर। क्यों ट्रेड वॉर क्यों कहा? क्योंकि ये सब ट्रेड के लिए हो रही थी, अपनी कंपनीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए हो रही थी, अपनी ट्रेडिंग कंपनीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए हो रही थी, जितनी भी वॉर हो रही थी। तो इसको क्या कहा गया? ट्रेड वॉर। तो अब हम कुछ ट्रेड वॉर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये है हमारा ट्रेड वॉर के बारे में पढ़ेंगे। लीडिंग कंट्रीज दैट वर इन्वॉल्व इन दी ट्रेड वॉर। कुछ जो लीडिंग कंट्रीज़ हैं जो कि ट्रेड वॉर में इन्वॉल्व थी, कौन कौन सी हैं वे? पुर्तगाल, हॉलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड एंड डेनमार्क। ये हैं कुछ मेन कंट्रीज जिनको आपको याद रखना है। कौन कौन सी है ये? पुर्तगाल से लेकर डेनमार्क तक। अगर हम मैप में देखें, चल के देख, हाँ, तो ये रहा हमारा पुर्तगाल। हमने अभी पुर्तगाल भी देखा ना, ये हमारा पुर्तगाल जहाँ से पोर्चुगीज़ आए थे। फ्रांस हो गया, और क्या देखा था हमने? ठीक है, यहाँ पर मतलब आपको क्या होगा कि अब डेनमार्क था, है ना, तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी कि यहाँ पर वो कंट्रीज़, यहाँ पर क्योंकि वेस्टर्न, यहाँ पे क्यों मिलेंगी? क्योंकि वेस्टर्न यूरोप में ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी ये, है ना, तो इसलिए वेस्टर्न यूरोप से ही स्टार्ट हुई थी ट्रेड वॉर। अब इन्होंने क्या करा? अपनी ईच वन ऑफ दीज इस्टेब्लिश इज ओन ट्रेडिंग कंपनी। इन्होंने अपनी ट्रेडिंग कंपनी को क्या करा? इस्टेब्लिश करा। क्यों? ईस्ट में ट्रेड करने के लिए। ये वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज थी, ठीक है, इनको कहाँ करना था? ईस्ट में करना था ट्रेड। तो इन्होंने क्या करा? ईस्ट में इन्होंने क्या करा? अपनी ट्रेडिंग कंपनीज बनाई, किसके लिए? ट्रेड करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। द ईयर आफ्टर 1500 विटनेस्ड अ स्क्रैम्बल for power among different Western Europe nations for the capture of various territories throughout the world। ठीक है, इनके बीच में पावर के लिए स्क्रैम्बल हुआ। अलग अलग डिफरेंट यूरोपियन नेशंस थे, वेस्ट यूरोपियन नेशंस थे। क्या करने के, क्यों हुआ ये सब जो हुआ? स्क्रैम्बल कैप्चर करने के लिए कई सारी टेरिटरीज अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, टू स्टैब्लिश देयर कॉलोनीज, अपनी कॉलोनीज को इस्टेब्लिश करने के लिए, एंड इवेंचुअली टर्न दैम इनटू मार्केट विद ह्यूज प्रोस्पेक्ट ऑफ रेवेन्यू जनरेशन। इसीलिए इट वॉज फॉर दिस वेरी पर्पज दैट द पोर्चुगीज, ब्रिटिश, डच एंड द फ्रेंच कम टू इंडिया। ठीक है, इट वॉज फॉर, इसीलिए जो जितनी भी कंट्रीज का अभी नाम लिया है, कौन कौन सी? पोर्चुगीज़ हो गया, ब्रिटिश हो गया, डच हो गया, फ्रांस, और बस इतने ही। कहाँ पर आए? केम टू इंडिया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब हम इनका एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम पोर्चुगीज़, फिर पढ़ेंगे हम, ठीक है, पोर्चुगीज़, फिर पढ़ेंगे हम डच, फिर पढ़ेंगे फ्रेंच, एंड लास्ट द ब्रिटिश। ठीक है, हम पढ़ेंगे द पोर्चुगीज। टेकिंग क्यू फ्रॉम वास्को दी गामा। अब यहाँ पर एक हमें वर्ड मिला है क्यू, CUE, तो इसका क्या मतलब होता है? हिंट। ठीक है, हिंड नहीं, सॉरी, क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है हिंट। ठीक है, हिंट देना, क्लू देना, तो क्यू का मतलब होता है हिंट। तो वास्को द गामा के हिंट से इन्होंने क्या करा? जो पोर्चुगीज थे उन्होंने ट्रेड करा अपना मालाबार कोस्ट पर इन साउथ इंडिया। मालाबार कोस्ट है ना इंडिया में, साउथ की तरफ, इंडिया में साउथ की तरफ, यानी जैसे कि ये है नीचे की तरफ इंडिया। ठीक है, ये नीचे, तो यहाँ मालाबार कोस्ट होगी इधर की साइड से, तो मतलब यहाँ साउथ की तरफ ही अपना क्या करा? इन्होंने ट्रेड स्टार्ट करा।
किन्होंने, अभी हम पोर्चुगीज़ की बात कर रहे हैं, तो पोर्चुगीज़ ने, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने क्या करा, अब कोचिन, गोवा, दमन एंड दीव वर सम ऑफ द प्लेसेस वेयर दे एस्टेब्लिश्ड सेटलमेंट। ठीक है, इन्होंने क्या करा, अपना ट्रेड स्टार्ट करा, और कुछ ऐसी जगह भी हैं, कोचिन, गोवा, दमन एंड दीव आइलैंड है, वर सम ऑफ द प्लेस वेयर दे एस्टेब्लिश्ड सेटलमेंट। इन्होंने अपना सेटलमेंट करना स्टार्ट करा, इस्टेब्लिश करा। द पोर्टुगीज कॉन्क्यूर्ड दीव इन 1509। दमन एंड दीव वाला ये दीव है, तो इन्होंने कब इसको कैप्चर करा और कॉन्क्यूट करा, जीता कब, इस पर राज करना कब स्टार्ट करा, 1509 में। और किस पर करा, DIU, ड्यू। एंड व्हाट इज दिस, ये है एक आइलैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड गोवा इन 1510, यानी कि एक साल के अंदर अंदर इन्होंने ड्यू पर कॉन्क्यूर्ड करा, फिर गोवा पर करा। ठीक है, शॉर्टली आफ्टरवर्ड दे कैप्चर्ड कालीकत बिसाइड एस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर हुगली एंड चित्तागोंग इन द ईस्ट। ठीक है, ईस्ट की तरफ, इंडिया के ईस्ट की तरफ हुगली नदी बंगाल में है, तो उस तरफ ईस्ट में है ना। ड्यू टू देयर सुपीरियर आर्म्ड शिप, नेविगेशनल स्किल, डिसिप्लिन्ड सोल्जर्स एंड एबल एडमिनिस्ट्रेटर्स, द पोर्टुगीज वर एबल टू एस्टेब्लिश देयर होल्ड इनिशियली। ठीक है, मतलब क्या है कि ये सब इन्होंने कैसे करा, एक सुपीरियर अपने आर्म्ड शिप की वजह से, ठीक है, इनके पास अच्छी स्किल थी, इनके सोल्जर्स डिसिप्लिन थे, और एडमिनिस्ट्रेटर करने की ये एबल थे। ठीक है, तो इन्होंने अपना क्या करा, अपना होल्ड, अपना जो इस्टेब्लिश करा इन्होंने, होल्ड जमाया इन्होंने, तो जल्दी से इनिशियली स्टार्टिंग पॉइंट पर जमा लिया। मोस्ट ऑफ देयर इंडियन पोसेशन वर टेकन ओवर बाय द डच एंड द ब्रिटिश। अब जो बाकी के जो मोस्ट ऑफ दी जो ज़्यादातर इंडिया पोसेशंस थे वो किसके द्वारा लिए गए, डचीज और ब्रिटिशर्स के। आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे द डच। ठीक है, हमने क्या कंप्लीट कर लिया अपना, द पोर्टुगीज़ हमने ख़त्म कर लिया, अब हम पढ़ेंगे द डच। ट्रेडिंग सेंटर ऑफ द डच। अब क्या है, ये जो डचीज थे, अब ये कहाँ के थे, ये थे पीपल हेलिंग फ्रॉम हॉलैंड और द नीदरलैंड। ठीक है, या तो ये नीदरलैंड से आए थे या हॉलैंड से आए थे। इन्होंने कहाँ पर सेटअप करा अपना, सूरत, अहमदाबाद, बरोच, ठीक है, नागापट्टनम एंड मसूलीपट्टनम। ठीक है, यहाँ पर मतलब जो इंडिया का ये ऊपर का हिस्सा है, ये वाला गुजरात साइड का जो एरिया है, सूरत, अहमदाबाद उसी साइड, तो वहाँ पर इन्होंने अपना सेटअप करा। बट देयर रियल इंटरेस्ट ले इन ट्रेड विद द इंडोनेशियन आइलैंड। ठीक है, बट जो इनका जो इंटरेस्ट था वो ट्रेड किसके साथ था, जो इनका ट्रेड का इंटरेस्ट था वो इंडोनेशियन आइलैंड के साथ था। ये किस में ज़्यादा घुसे हुए थे, मतलब ये इनको किस में प्रॉफिटेबल चाहिए था, इनको स्पाइस ट्रेड में प्रॉफिट चाहिए था। इनको कौन सी कंट्रीज़ में जाना था, फार ईस्ट, मतलब ईस्ट की कंट्रीज़ में इनको जाना था। अब ये ब्रिटिशर से क्या हो गए, हार गए। ठीक है, और जिन्होंने इंडिया पर कंट्रोल कर लिया था बाय मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी। ठीक है, बाय मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, इंडिया पर कैप्चर्ड कर लिया था। अब हम आते हैं द फ्रांस। इन इंडिया द अर्ली फ्रांस सेटलमेंट्स इंक्लूडेड पौंडीचेरी। In 1668, the first French factory was established at Surat. In the middle of the 18th century, ठीक है, when Dupleix was appointed governor. ये क्या है कि एक डुप्लेक्स नाम का आदमी था, उसको गवर्नर अपॉइंट करा था 18th सेंचुरी के मिडल में। इसका एम्बिशंस था कि इस्टेब्लिश करना है फ्रेंच एम्पायर को इंडिया में, बट हिम इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद द ब्रिटिश। ठीक है, और इस वजह से क्या रहता था, ब्रिटिश के साथ इसका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट रहता था, है ना। दिस लीड टू द एंग्लो फ्रेंच वॉर। इसको एंग्लो फ्रेंच वॉर कहा गया, क्यों,
कि फ्रांस चाहता था कि वो इंडिया पर अपना कैप्चर्ड करे और ब्रिटिश चाहता था कि वो इंडिया पर अपना कॉन्क्वर्ट जमाए। तो इस वजह से इन दोनों के बीच में क्या रहता था, कॉन्फ्लिक्ट रहता था, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट रहता था, है ना। तो इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया एंग्लो फ्रेंच वॉर। इसको कहा गया एंग्लो फ्रेंच वॉर, ठीक है, इसको एंग्लो फ्रेंच वॉर कहा गया। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, अभी देखते हैं। अब हमने फ्रेंच पढ़ लिया, एंग्लो फ्रेंच वॉर हो गई हमारी। अब हम पढ़ेंगे द ब्रिटिश, ठीक है। द ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ग्रांटेड मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद द ईस्ट बाय क्वीन एलिजाबेथ। अब इसमें क्या है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने क्या कराई थी, अपने जो उनका जो ट्रेड था उसके ऊपर उन्होंने क्या करा रखा थे, मोनोपोली राइट्स करा रखे थे, ठीक है। मोनोपोली राइट्स क्या होते हैं, मोनोपोली राइट्स वो होते हैं जैसे कि अगर हम किसी कॉलोनी में या ट्रेड कर रहे हैं या किसी कंट्री में ट्रेड कर रहे हैं, तो जो ट्रेड कर रहा है वो उस कंट्री पर या अपने ट्रेड पर मोनोपोली राइट्स ले लेगा अपनी कंट्री से, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो ये ट्रेड कर रहा है सिर्फ यही करेगा और किसी को, मतलब अपनी मर्जी से ट्रेड करेगा, अपनी मर्जी से पैसे लगाएगा, अपनी मर्जी से लोगों को बेचेगा, ठीक है, और कोई कंट्री आकर इन पर इंटरप्ट नहीं कर सकती। तो ये होते हैं हमारे मोनोपोली राइट्स। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या था, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द सूरत किंग जेम्स वन इन इंग्लैंड, जो इंग्लैंड में जो था स्टुअर्ट किंग जो था, रीजन ऑफ स्टुअर्ट का जो किंग था जेम्स वन, इंग्लैंड में सर थॉमस रियो अंडरटुक अ ट्रिप टू इंडिया। मतलब उसने क्या करा कि इंडिया की ट्रिप रखी, इंडिया में घूमने आया एज इज एनवॉय एंड ऑब्टेन फ्रॉम द मुगल एम्पायर। और जो उसका एनवॉय था, एनवॉय क्या होते हैं, जैसे कि ये मेन पर्सन है और जो इसके नीचे काम कर रहा है वो इसका एनवॉय होता है। तो उसने क्या करा, अपने एनवॉय के साथ आया और ऑब्टेन करा, ठीक है, फ्रॉम दी मुगल एम्पायर जहांगीर द राइट टू ट्रेड एंड एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्रीज। उसने राइट टू ट्रेड मांगा कि हम ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, राइट टू ट्रेड मांगा और इस्टेब्लिश करी फैक्ट्रीज, कई सारी, मतलब फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करी ट्रेडिंग सेंटर के लिए। कहाँ पर, सूरत में, अहमदाबाद में और बरोच में। इन 1639 फोर्ट सेंट जॉर्ज वॉज बिल्ट एट मद्रास। जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है वो बिल्ट करा गया मद्रास में, इन प्रेजेंट डे चाइना, जो अब चाइना है। कब करा गया, 1639 में। हाँ, तो अब 1668 में जो किंग चार्ल्स सेकंड था, इंग्लैंड का जो किंग था चार्ल्स सेकंड, उसको जो सिटी ऑफ बॉम्बे है ना, बॉम्बे, उसको ये डॉरी में मिली थी जब उसकी शादी हुई थी पोर्चुगीज प्रिंसेस से, चैट्रेन हेरिटा ऑफ ब्रंगांजा, ठीक है। उसको क्या मिला था, मतलब इस राजा को जो दहेज होता है ना, दहेज डॉरी में, उसको बॉम्बे मिला था, ठीक है, जब उसकी शादी हुई इस पोर्चुगीज प्रिंसेस से। और 1719 में ब्रिटिश ने क्या करा, बनाया फोर्ट विलियम, कहाँ पर, कलकत्ता में, ठीक है। और उन्होंने ट्रेड करा किसमें, कॉटन में, टी में, इंडिगो, ठीक है। इन 1717 मुगल एम्पायर फारूक सियार ग्रांटेड द ब्रिटिश द राइट टू ट्रेड इन बंगाल। जो फारूक सियार था, मुगल एम्परर जो था 1717 में, उसने क्या करा, ब्रिटिशर्स को राइट टू ट्रेड दिया, कहाँ पर, बंगाल में, क्या आप बंगाल में भी ट्रेड कर सकते हो, बंगाल, बिहार एंड ओडिशा, ऑन द कंडीशन ऑफ मेकिंग अ टोकन पेमेंट ऑफ जस्ट ₹3000 पर एनम, ठीक है। Soon, जल्दी, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी मैनेज टू विन ओवर मोस्ट ऑफ द पोर्चुगीज एंड डच एस्टेब्लिश्ड। इन्होंने क्या करा, इन्होंने मैनेज कर लिया जीतने में कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पोर्चुगीज और डच इस्टेब्लिश थी उनको जीतने में। दे फेस स्टिफ रेसिस्टेंस फ्रॉम द फ्रांस।
अब हम ये देखते हैं कार्नेटिक वॉर। इन द 18th century, 3 wars were fought between the French and the British for control over the coastal strip of present-day Tamil Nadu, known at that time as Carnatic। अब देखो कार्नेटिक वॉर का क्या मतलब है। इसमें 18th सेंचुरी में जो है 3 वॉर हुई, किस किस के बीच में, फ्रांस और ब्रिटिश के बीच में। क्यों कि जो कंट्रोल करने के लिए कोस्टल स्ट्रिप को, जो तमिलनाडु की कोस्टल स्ट्रिप है, ये कोस्टल स्ट्रिप पर कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, जहाँ की उसको पहले क्या बोला जाता था, कार्नेटिक, उसको पहले कार्नेटिक बोला जाता तो इसलिए इसको कार्नेटिक वॉर का नाम दिया। These wars came to be known as Carnatic War, ठीक है। The Carnatic region was under the possession of the Nazim of Hyderabad। तो पहली कार्नेटिक वॉर कब हुई, जब फ्रेंच का गवर्नर था डुप्लेक्स। उन्होंने क्या करा, मद्रास को कैप्चर कर लिया, जो कि बाद में रिस्टोर कर लिया गया मद्रास बाद में ब्रिटिशर्स से, ठीक है। अब सेकेंड कार्नेटिक वॉर कब हुई, सेकेंड कार्नेटिक वॉर हुई 1749 से लेकर 54 तक, ठीक है। वॉज फॉट ओवर द इशूज ऑफ सक्सेसर टू द थ्रोन ऑफ हैदराबाद एंड कर्नाटिक, ठीक है, मतलब हैदराबाद को जीतने के लिए और कर्नाटिक को जीतने के लिए, विद द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच सपोर्टिंग एक्सपोजिंग कैंडिडेट्स। दिस टाइम द फ्रेंच वर डिफीटेड एंड डुप्लेक्स वॉज रिकॉल्ड टू फ्रेंच, ठीक है, मतलब कि इसमें इस बार क्या हुआ, फ्रेंच हार गया और फ्रांस से डुप्लेक्स को बुला लिया गया, ठीक है। अब जो सेकेंड कर्नाटिक वॉर थी वो एंड हो गई थी किसके साथ साथ, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के साथ साथ, ठीक है। और इस ट्रीटी को कब साइन करा गया, 1754 में। अब जो थर्ड कार्नेटिक वॉर थी वो कब हुई, 1757 में, और 63 तक चली वो। वॉज फॉट इन, क्या क्या लिख रखा है, द 7 years war in Europe rekindled the Anglo-French hostility in India. The French were defeated at the Battle of Vendivosh in 1760. After the end of the war in Europe, the British returned Pondicherry and Chandernagore to the French. However, except for these pockets, the French power in India was almost negligent. अब द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, अब देखते हैं। बाय द मिडल ऑफ द 17th century के मिडल में द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड सेट अप अ फ्यू फैक्ट्रीज इन बंगाल। उसने क्या करा भाई, उसको राइट टू ट्रेड मिल गया था, है ना, तो उसने क्या करा, अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने कुछ जो फैक्ट्रीज थी वो बंगाल में इस्टेब्लिश कर दी, है ना, 17th century के बीच में। अब 1898 में द ब्रिटिश एक्वायर्ड फ्रॉम दी सबारना रॉय चौधरी फैमिली ऑफ बारिशा 3 विलेज, नेमली सुतानुती, गोविंदापुर एंड कालिका, which later developed into the city of Calcutta, ठीक है। The company official, अब क्या था, जब ये ब्रिटिश अपनी जो इनकी फोर्टिफिकेशंस थी वो एक्सपेंड करते जा रहे थे और अपनी ट्रेडिंग राइट्स का मिसयूज़ कर रहे थे, तो जो नवाब थे बंगाल के, तो उन्होंने क्या करा, सिराजुद्दौला एक्सपील्ड देम फ्रॉम कलकत्ता, तो उन्होंने एक्सपेल्ड कर दिया उनको कलकत्ता से, ठीक है। अंडर द एबल जनरलशिप ऑफ लॉर्ड केल्वी, द कंपनी मैनेज टू विन ओवर important members of Siraj court such as Mir Jafar and Omichand. Shortly afterward, Sirajuddaulah was defeated and killed by the British in the Battle of the Plassey, ठीक है। जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था बैटल ऑफ प्लासे, उससे ही इनके पास क्या आई थी, पावर आई थी, या एक कह लो इनका जो राइज था अपनी एक्सपेंशन बढ़ाने में, टेरिटरी बढ़ाने में, तो वो यहाँ से था, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासे में इन्होंने क्या करा,
उस नवाब को मार दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट इन इंडियन हिस्ट्री। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, देयर वर मैनी रीजन्स फॉर द डिफीट ऑफ सिराजुद्दौला। यहाँ पे कुछ डिफीट्स पॉइंट्स है कि भाई इस वजह से ये जो सिराजुद्दौला जो है ये हारा था। ही वॉज betrayed by his own officer and merchants such as मीर जफर एंड जगत सेठ, ठीक है। तो द ब्रिटिश हैड सुपीरियर नवल पावर, मतलब उसके ही साथी ने दूसरों का साथ दिया, मतलब जो इसके ही साथी थे, इसके जो ऑफिसर्स थे, मर्चेंट्स थे, कौन कौन, मीर जफर और जगत सेठ, इन्होंने क्या करा, ब्रिटिशर्स के साथ मिल गया, ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर इन्होंने क्या करा, इसको मारने की साजिश बनाई, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो गया, ब्रिटिशर्स के पावर एक सुपीरियर नवल पावर आ गई, ठीक है। सिराजुद्दौला वॉज इनएक्सपीरियंस एंड यंग, वो जो था इनएक्सपीरियंस था और यंग था, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था और जवान था। ही डिड नॉट मेक एनी अटेम्प्ट टू गेन सपोर्ट फ्रॉम द फ्रेंच, ठीक है। द बैटल ऑफ प्लासे paved the way for ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल एंड इवेंचुअली द होल ऑफ द इंडिया, ठीक है। जो पिछले चैप्टर में पढ़ा था, हम चैप्टर्स को रिलेट करते चलेंगे तो हमें पता चलता जाएगा कि इस चैप्टर में ऐसा हुआ, मतलब ऐसा हुआ, इस टाइम पर ऐसा हुआ, तो ये पिछले चैप्टर में भी था, तो हम अब पर भी पढ़ रहे हैं, है ना। तो मतलब हम रिलेट करते जाएंगे अलग अलग चैप्टर्स को। मीर जफर द न्यू पपेट नवाब इंस्टॉल्ड बाय द ब्रिटिश। पपेट क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो ब्रिटिश, मतलब ये ब्रिटिशर्स के इशारों पर ही चलता था मीर जफर, ठीक है, अपनी तरफ से खुद कुछ नहीं कर सकता था, तो ये पपेट नवाब एक इंस्टॉल्ड करा गया, ठीक है। ग्रांटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम 24 परगनाज इन बंगाल अलॉन्ग विद द राइट टू फ्री ट्रेड, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासे हो गया हमारा, बैटल ऑफ बक्सर करेंगे अब हम। मीर कासिम द सन इन लॉ ऑफ मीर जाफर, मीर कासिम जो था वो सन इन लॉ था किसका, मीर जाफर का। वॉज मेड द न्यू नवाब, इसको न्यू नवाब बनाया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, जब इनकी जो कंपनी, एक मिनट, एज द लेटर फेल्ड टू मीट द कंपनीज डिमांड, जब इनकी कंपनीज की डिमांड जो थी वो फेल्ड होती जा रही थी, तब द न्यू नवाब, जो नया नवाब आया, बिकम अनपॉपुलर विद द ब्रिटिश, ठीक है। ये अनपॉपुलर होगा ब्रिटिश के साथ बिकॉज ऑफ द मेजर्स ही अंडरटुक। मीर कासिम forged an alliance with the Mughal Empire and the Nawab of Awadh. Their combined force fought with the British force at Buxar. इन्होंने किसके लिए, ब्रिटिश फोर्स के लिए बक्सर में लड़ाई करी, ठीक है, इन अक्टूबर 1764 में। दिस कम्बाइंड फोर्स वर डिफीटेड बाय द ब्रिटिश, ठीक है। अब ये जो कम्बाइंड फोर्स थी किसके डिफीटेड हुए, अब ये जो डिफीटेड हुए किसके द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा। विद दिस विक्ट्री द कंपनी बिकम द रियल मास्टर ऑफ बंगाल। इस विक्ट्री के साथ साथ जब ब्रिटिश जीत गया तो इस विक्ट्री के साथ साथ जो कंपनी थी वो रियल मास्टर बन गई, कहाँ की, बंगाल की, मास्टर्स ऑफ बंगाल, जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। सम ऑफ द मेजर consequence of the Battle of Buxar, the Treaty of Allahabad was signed between the British Shah Alam II and शुजा-उद-दौला, ठीक है, इन 1765। इन इलाहाबाद की एक ट्रीटी साइन करी गई इन ब्रिटिशर्स के बीच और इन दोनों के बीच, कब, 1765 में। द मुगल एम्पायर ग्रांटेड दीवानी राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम बिहार, बंगाल एंड ओडिशा टू दी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब क्या था, जो मुगल एम्परर था उसने ग्रांटेड कर दिया कि भाई राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू है तुम्हारे पास, कहाँ का से तुम कलेक्ट रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हो, बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा से, ठीक है। किसको दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को। इन रिटर्न ही वॉज गिवन एन एनुअल ट्रिब्यूट ऑफ ₹26 लाख। बिसाइड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोरा एंड इलाहाबाद, द यूरोप, द एम्परर हैड टू reside in the fort of Allahabad under the protection of the British. The नवाब ऑफ अवध, जो अवध का नवाब था, उसने पे करा, उसने 50 लाख रुपीज़ पे करे, ठीक है। His kingdom was restored to him by the company on a promise to help him in case his kingdom was attacked by other ruler. इसका क्या मतलब है, उसने क्या करा, अपने किंगडम को रिस्टोर करवाया कंपनी के द्वारा और प्रॉमिस लिया, किस प्रॉमिस पर, कि हमारी हेल्प करो
कि और हमारी हेल्प करो कि जो अदर किंगडम के जो अदर रूलर आ रहे हैं वो हमारी कंट्री पर अटैक कर रहे हैं इस वजह से। रॉबर्ट केल्वी इंट्रोड्यूस द डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल in 1765